हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने कराने वाला हूं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं। भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के क्वेश्चंस आप लोग को कराऊंगा। आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके बुक परचेज कर सकते हैं। बुक काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल है। आज क्लास फर्स्ट है, इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को जो है लगभगता सारे क्वेश्चन जो है एक सेट का जितना सारा जो होगा क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सारा कराऊंगा। मैं आप लोग को बताता हूँ, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगली जो क्लास होगी, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, उसकी अपडेट आप लोग को मिलेगी। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में थोड़े से शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और मैं आप सभी के सामने वीडियो जो लगातार और रेगुलर लेकर आऊँगा, और रेगुलर ही लेकर आता हूँ और रेगुलर ही लेकर आऊँगा, और इस सीरीज को रेगुलर खत्म कर दूंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बकवास हुई होगी तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एकक है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। लाइट ईयर किसकी इकाई, किसकी मापक इकाई है और प्रकाश वर्ष क्या है? यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, हम लोग दोनों देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष को ही हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, दूरी मापन की इकाई है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है पता चल गया। यह मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के काम आता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, पूरे व्याख्या के साथ मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोग देख चुके हैं कहाँ कहाँ पूछा गया है। आप लोग ये भी देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप नहीं कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इसके बाद मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वह जो है निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? इसमें क्या रहा है, समय की इकाई नहीं है। तो यहाँ पे जो है समय की इकाई नहीं है। समय की इकाई प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग को कहाँ पूछा गया है, दिया हुआ है। नूरी साल है। तो नूरी साल जो है वो है एक वर्ष में का तय किया हुआ फासला, यह नूरी साल होता है। नूरी साल प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष नूरी साल कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। तो बल का जो एकक है वो न्यूटन है। और एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के एक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। और यह पद्धति सीजीएस में सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति का ही एक रूप है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति के में बल फोर्स का एकक न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो एंगस्ट्रम को अभिव्यक्ति करने की इकाई है। एंगस्ट्रम जो है लंबाई मापने की इकाई है। एंगस्ट्रम जो है वो लंबाई मापने की इकाई है, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक बार बराबर होता है, एक बार जो होता है वो बराबर होता है 10⁻3 पास्कल के, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, और किसी स्रोत द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा दृश्य प्रकाश को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडिला है। इसे ल्यूमन स्टेरेडियन भी कहा जाता है। यह एक मूल मात्रक है। यह मात्रक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला जो है मात्रक है वो है, आप लोगों को कैंडिला ज्योति तीव्रता की मात्रक है। हम लोगों ने ऊपर व्याख्या देख चुके हैं। तो श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की जो एसआई इकाई है वो है आप लोग को पॉय जूली जो है श्यानता की इकाई जो है एसआई इकाई है। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव्य की दो क्रमागत पत्तों के बीच कार्य करने वाला बल श्यान बल यानी विस्कोस फोर्स कहलाता है। और यह श्यान बल द्रव्य के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। और श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, जो किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड होता है, और मीटर इंटू सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक पॉयजूली कहा जाता है। इसके एसआई इकाई को जो है पॉयजाली कहा जाता है। प्लांक नियतांक एच का बीमा समान है। एच का जो बीमा समांक है वो है कोणीय संवेग के बराबर। यहाँ पे दिया गया है सारा जो है, हम लोग देख लेते हैं व्याख्या।
प्लांक नियतांक h बराबर E/v दिया हुआ है, जहाँ E बराबर फोटोन की ऊर्जा, v बराबर फोटोन की आवृत्ति, चूंकि h की बीमा ml² जो है t-1 है, ml² है, कोणीय संवेग जो है I ओमेगा है और mr² इंटू ओमेगा है, ml² है। अतः प्लांक नियतांक की बीमा कोणीय संवेग समान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, अतः यह ऊर्जा की इकाई है। कोणीय वेग की बीमा क्या है? कोणीय वेग की बीमा m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 होता है, mlt-1 होता है। डायरेक्ट सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोणीय वेग की बीमा जो होती है वो आप लोग को mlt-1 होती है। यहाँ पे व्याख्या दिया है। v की बीमा जो होती है lt-1। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है v/t और r की बीमा l होती है और ओमेगा बराबर lt⁻1/l होता है और t इनवर्स होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 1/t। यह ml t⁻1 होता है। यहाँ m⁻0 तथा l⁻0 का मान 1 होता है। प्रवणता वेग एवं कोणीय वेग की बीमा समान होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्वरण की इकाई है। त्वरण की जो इकाई है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अभी त्वरण की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। त्वरण की एमकेएस प्रणाली की में इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और सीजीएस प्रणाली में इसकी जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। त्वरण प्रति सेकंड वेग में वृद्धि को कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, समय अंतराल होता है। और त्वरण बराबर ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है। यहाँ डेल्टा वी बराबर मीटर पर सेकेंड है और डेल्टा टी बराबर सेकेंड है। तो यहाँ जो है आप लोग को मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड बराबर मीटर पर सेकेंड जो है स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका जो है बीमा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसकी बीमा जो होती है m इंटू m⁻0 l⁻1 और t⁻−2 होती है। तो 1 किलोवाट 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 किलोमीटर में जो होता है वो आप लोगों को जो है 10 लाख मिलीमीटर होता है। तो जो हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इसको 1000 से हम लोग 100 को गुना करते हैं तो यहाँ पे, और फिर इसको 10 से गुना करते हैं तो हम लोग को 1000 से 100 को गुना करते हैं तो सेंटीमीटर, और फिर 10 से गुना करते हैं सेंटीमीटर को मीटर मिलीमीटर में बदलने के लिए। तो 1000 गुना 100 इंटू 10 तो 10 लाख मिलीमीटर में चेंज हो गया। एक फैम्टो बराबर होता है, एक फैम्टो जो बराबर होता है वो बराबर होता है आप लोगों को, एक फैम्टो जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? फैम्टो जो बराबर होता है, फैम्टो जो बराबर होगा वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सिस्टम में फैम्टो 10⁻15 को दर्शाता है और इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया। इसको मीटर लगा देने पर यह फैम्टो मीटर हो जाता है और इसका मान 10⁻15 मीटर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है और 10⁻⁻6 इंटू 100 बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? आप लोग उसको गौर से देखिए और समझिए। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से देखना है और समझना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 इंटू 10 मिलीमीटर, 10 जो है यहाँ पे दिया हुआ है द मिलीमीटर इंटू 10⁻−3, तो 1/1000 हो गया है और 0.001 मिलीमीटर यहाँ दिया हुआ है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो तारे की दूरी को नापने के लिए जो प्रयुक्त यूनिट होती है वो है प्रकाश वर्ष, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में दिया है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो न्यूटन ने किया था, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में
किया था। किसमें किया था? तो प्रिंसिपिया में, अपनी पुस्तक जो उनकी प्रिंसिपिया थी उन्होंने उसी में किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के समानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो एक समान गति की राशि की परिभाषा जो है मिलती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो यह जो है न्यूटन के गति का विषयक का प्रथम नियम है। और प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के का जो गति का विषयक का कौन सा नियम है? तो यह तृतीय नियम है, हम लोग जानते हैं। न्यूटन के गति का विषयक का प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। द्वितीय नियम F बराबर m a होता है तथा तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलिए हम लोग जो है आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका कारण है विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है। कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। गति का जड़त्व धूल को अलग करता है। झटका धूल तथा कालीन के बीच संसंजन बल से मुक्ति प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ इसका व्याख्या हम लोग पढ़ देते हैं। जब कालीन से आपको अचानक झटका देते हैं तो कालीन की गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल के कण जड़त्व इनर्शिया के कारण विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं, अतः कालीन की गति में आते ही धूल के कारण उससे अलग हो जाते हैं। किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको न्यूटन के स्थितिक जड़त्व कहते हैं। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम जो है जड़त्व इनर्शिया की व्याख्या करता है। गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है। किसी एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक हैं वो हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, न्यूटन है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी दी होगी। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। तो वहाँ पे न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल के कारण द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। माना दो कण जिनका द्रव्यमान m1/m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल जो है F बराबर यहाँ पे Gm1m2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो जहाँ जी एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण जो बराबर है वो बराबर है आप लोग को
जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से पहला न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं होगा। इसके डिस्कस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए संवेग संरक्षण निकल कर आता है और न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट से में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला लिफ्ट होगा उसमें अधिक होगा। ऊपर की ओर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार जो होता है वास्तविक भार प्लस जो m होता है, और नीचे आती हुई लिफ्ट में वास्तविक भार माइनस m होता है। तो यहाँ पे जो है समीकरण दोनों दिया गया है। समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि जाती लिफ्ट में भार अधिक होता है, और पुनः यदि लिफ्ट अचर वेग से ऊपर की ओर जाता है तो a बराबर 0 या आभासी भार बराबर वास्तविक भार माइनस m इंटू 0 वास्तविक भार बराबर वास्तविक भार होता है। अर्थात स्थिर वेग से ऊपर जाती या नीचे आती लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिस लिफ्ट में ऊपर की ओर त्वरित हो। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति विराम या एक समान की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल भार। जड़त्व होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी नंबर दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जड़त्व के कारण ही पिंड जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, और स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। यदि गतिमान है तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, तब जो है समरूप कहा जाता है। तो एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी बल से वापस आ जाता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा वो 2m भी होगा। एम द्रव्यमान का यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है तो उसका संवेग p बराबर एम भी, यहाँ पे p1 बराबर एम भी, और टकराने के पश्चात उसी बल v से विपरीत दिशा में वापस आ जाता है तो p2 बराबर m इंटू माइनस भी। तो पिंड का संवेग परिवर्तन p2 माइनस डेल्टा p बराबर p2 माइनस p1 m माइनस b बराबर माइनस एम बी और माइनस एम बी बराबर माइनस 2b। तो संवेग परिवर्तन जो होगा परिणाम वो 2m होगा। तो दो न्यूटन संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो होगा आप लोग को इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो होगा 2/3 जूल। यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है। संवेग एम भी दिया हुआ है, 3 बराबर 3 इंटू वी दिया हुआ, वी बराबर 2/3 है। तो गतिज ऊर्जा हाफ इंटू 3 इंटू 2/3 स्क्वायर के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो 2/3 जूल होगा। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण जो है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोट खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। किनारे तक जो पहुंचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो किनारे तक जो पहुंचाने के लिए उसे जो है उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। ऐसा करेगा तो वह जो है किनारे तक पहुंच सकता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेगी। एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन है किसी गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होगा। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में इसका त्वरण इसकी साम्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा सदैव समय स्थिति की ओर हो, तो कण की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। और एसएचएम के कण के लिए वेग का विस्थापन के साथ खींचा गया वक्र एक दीर्घवृत्त होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है समान त्वरण होता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का बल जो होता है वो जो होता है दीर्घवृत्त का जो बल होता है वो पृथ्वी के केंद्र से जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्त कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। तो अभी क्या है, यहाँ पे लिखा है किंग का काठिन्य है, तो स्प्रिंग का जो काठिन्य होता है वो है स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिका की धारिता है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिका क्षमता उतना ही अधिक होती है। तो जी की इकाई यूनिट है, जी की जो इकाई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ जी दिया हुआ है, जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2, जहाँ एफ बराबर दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल, आर बराबर पिंडों के बीच की दूरी, m1 और m2 दोनों पिंडों के बीच का द्रव्यमान। अतः जी का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बाय केजी स्क्वायर होता है। जी का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 384 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। आवेग का माप है, आवेग का जो माप है वो भार का माप है। आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है और यह पिंड पर आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय तक के लिए बल कार्यरत रहता है। आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल होता है। चूंकि भार गुरुत्वीय बल ही है अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। बल का मात्रक है, बल का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अतः बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन जो बराबर होता है वो 0.001 mm के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पावर 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर और 1/1000 बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। यहाँ पे लिखा है तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और जबकि सामान्यतः इसे -273 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। एक पानी से भारी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न होती है। जड़त्व के कारण पानी में गति उत्पन्न होती है। जड़त्व के कारण पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है और एक पिंड की स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में अक्षमता विरामावस्था का जड़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, लगने वाले बल को जो है प्रत्यात्यांत बल कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यात्यांत बल रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया और ग्राफ के द्वारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया। दिए गए काल वेग ग्राफ समय से मंदन का पता लगाना है। तो हम लोग चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। समय वेग ग्राफ में मंदन दिया हुआ है v2 - v1 t2 - t1। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेग मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और समय काल दिया हुआ है और मंदन का फॉर्मूला ये होता है और यहाँ से इसने बनाया है। v2 इसको 0 है और v1 50 है और v जो है आप लोग को समय जो है यहाँ पे 10 t2 है और t1 जो है 0 दिया है। -50/10 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अतः मंदन जो होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ग्राफ आप लोग गौर से देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को v2 भी समझ में आ रहा होगा, t2 भी समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग है। तो वस्तु विशेष का जो प्रारंभिक वेग इसमें जो दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। दिए गए ग्राफ में वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 50 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड होता है प्रारंभिक वेग, यानी जो है v फर्स्ट जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, जो कि इसमें से किसी में भी नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गतिमान वस्तु में ऊर्जा होती है। गतिमान वस्तु में जो गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी हुई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा जो होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा सीट के सापेक्ष गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन उल्टा है और यहाँ पे ये कैसे उल्टा हो गया पता नहीं चलता है, रिवर्स हो गया है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाए तब पिंड पर लगने का समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो पिंड पर लगने का जो समय होगा वो आधा होगा। गति बढ़ाने से नियत दूरी रहने पर लगने वाला समय आधा हो जाता है। चाल बराबर दूरी बाय समय दिया हुआ है, अर्थात चाल जो है समानुपाती होता है 1 बाय समय के, अर्थात चाल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगा। चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को वोल्टामापी जाना जाता है। वोल्टमापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है वो आप लोग को तरंग दैर्ध्य नापता है। टैंक मीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैंक मीटर वह उपकरण है, वह एक उपकरण है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेशियो ऑफ शाफ्ट रोटेशन नापते हैं। इसे आरपीएम हुज भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। टैकोमीटर यंत्र से वायुयान या मोटर बलों की गति मापने जाती है। एनीमीटर का उपयोग मापने में मापने में किया जाता है। एनीमीटर का उपयोग जो है पवन का वेग मापने में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आप लोग को एक सेट था, लगभग तक खत्म हो गया है। कल अगला सेट आएगा। आप लोग जो भी हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।